हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली आर्टिकल्स। ठीक है, करंट अफेयर आर्टिकल्स देखेंगे, उस पर बेस्ड फिर क्यों देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। कर भारत द्वारा अन्य देशों को पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद। कर चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए भारत पड़ोसी देशों और छोटे द्वीपीय देशों को पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। कर इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की सभी के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम पहल के साथ सामंजस्य बिठाते हुए मानव जीवन व संपत्ति के नुकसान को कम करना है। कर अन्य देशों को मदद करने में भारत की क्या योजना है, तो परिचय इसके बारे में देखेंगे। कर चूँकि कई देश पूर्व चेतावनी प्रणाली को स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं, विशेष रूप से वे देश जो गरीब कम विकसित हैं, उदाहरण के लिए मालदीव और सेशल्स जैसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र। कराते भारत का लक्ष्य नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे देशों की सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाना है। पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भारत की भूमिका। भारत 5 देशों को भारत सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले में भारत तथा अन्य देश शामिल हैं। कर भारत साझेदारों देशों में मौसम विज्ञान वेधशालाएँ स्थापित करने में भी सहायता करेगा। कर साझेदार देश भारत के संख्यात्मक मॉडल की सहायता से अपनी पूर्वानुमान क्षमताओं में संवर्धन कर सकेंगे। कर चरम मौसमी घटनाओं पर समयबद्ध प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए भारत निर्णय समर्थन प्रणाली या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने में सहायता करेगा। कर संचार मंत्रालय संबंधित देशों में डेटा विनिमय और चेतावनी प्रसार प्रणाली स्थापित करने में सहयोग करेगा। कर चरम मौसमी घटनाओं से संबंधी हालिया जानकारी वैश्विक रुझान। कर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 1970 और 2019 के बीच प्राकृतिक आपदाएं 5 गुना से अधिक बढ़ गई है, जिसमें जलीय आपदाओं ने विश्व स्तर पर सबसे अधिक हानि पहुंचाई है। एशिया पर प्रभाव। कर वर्ष 2013 से 2022 तक आपदाओं से 1,46,000 से अधिक मौतें और 911 मिलियन से अधिक लोगों के प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होने के साथ एशिया पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। मात्र वर्ष 2022 में प्रमुख रूप से बाढ़ और तूफान के कारण 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आर्थिक क्षति हुई है। मानव संसाधन में आर्थिक लागत। कर वर्ष 1970 से 2021 तक मौसम, जलवायु अथवा जल से संबंधित यानी सूखा, बाढ़ आदि लगभग 12,000 आपदाएं घटित हुई है, जिसके फलस्वरूप भी बोल सकते हैं 20 लाख से अधिक मौतें हुई और 14.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ। जलवायु परिवर्तन की भूमिका। कर जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने की काफ़ी संभावना देता है, जिससे उनका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आगामी पूर्वानुमान। कर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक विश्व में सालाना 560 मध्यम से लेकर बड़े स्तर तक की आपदाएं घटित हो सकती है। भारत एक प्रमुख अभिकर्ता। कर पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत बनाने की भारत द्वारा की जा रही पहल प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मांड का 3D मानचित्र चर्चा में आखिर क्यों है। कर हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा ब्रह्मांड का सबसे व्यापक त्रिआयामी 3D मानचित्र जारी किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विकास से डार्क एनर्जी के बारे में कुछ सुराग मिल सकते हैं। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा अवलोकन के पहले वर्ष से प्राप्त यह मानचित्र आकाशगंगाओं के स्थानिक वितरण में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने में वादा करता है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ये देखते हैं कर ब्रह्मांड के मूलभूत घटक क्या है। तो ब्रह्मांड 3 घटकों से बना है। क्या क्या? सामान्य या दृश्यमान पदार्थ जो 5% है मात्र, डार्क मैटर 27% और डार्क एनर्जी 68%। लगता है सब मिला के 100% होंगे ना। 27, 5, 3200, 6800। कर सामान्य पदार्थ। कर सामान्य पदार्थ वह सब कुछ बनाता है जिसे हम सीधे देख सकते हैं। यह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे परमाणु कणों से बना है। ठीक है, इसको सामान्य आंखों से तो नहीं देखते हैं, बट फिर भी देख सकते हैं
ठीक है ना। कर यह गैस ठोस, तरल या आवेशित कणों के प्लाज्मा के रूप में मौजूद हो सकता है। ये सामान्य पदार्थ हो गया। अब आते हैं डार्क मैटर के बारे में। डार्क मैटर कर सामान्य पदार्थ की तरह डार्क मैटर जगह घेरता है और अपना द्रव्यमान रखता है। ठीक है। कर डार्क मैटर अदृश्य होता है और प्रकाश के साथ संपर्क नहीं करता है, जिससे इसका सीधे निरीक्षण करना असंभव हो जाता है। कर यह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है, जैसा कि तारों, गैस और आकाशगंगाओं की गति पर इसके प्रभाव से प्रमाणित होता है। ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर आकाशगंगाओं के चारों ओर प्रभाव मंडल बनाता है और यह बड़ी आकाशगंगाओं की तुलना में बौनी आकाशगंगाओं में अधिक प्रचलित है। डार्क एनर्जी डार्क एनर्जी एक अज्ञात बल है जो गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करता है, जिससे ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी आती है। डार्क मैटर की तरह अदृश्य होने के बावजूद डार्क एनर्जी का एक अलग मैटर के बारे में छूट गया। ठीक है, तो देख लीजिए। आइए देखते हैं। कह रहा है डार्क एनर्जी एक अज्ञात बल है जो गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करता है, जिससे ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी आती है। डार्क मैटर की तरह अदृश्य होने के बावजूद डार्क एनर्जी एक अलग प्रभाव होता है जो आकाशगंगाओं को एक साथ खींचने के बजाय अलग कर देती है। कह वर्ष 1998 में डार्क एनर्जी की खोज ब्रह्मांडीय विस्तार के मापन पर आधारित है, जिससे विस्तार की बढ़ती दर का पता चला। डार्क एनर्जी की प्रकृति। हालिया निष्कर्षों ने इस संभावना को बढ़ा दिया है कि डार्क एनर्जी एक अज्ञात प्रतिकारक शक्ति है जो प्रक्रिया को संचालित करती है। जैसा कि पहले सुझाया गया है, यह संपूर्ण समय स्थिर नहीं रहती है। कर डार्क एनर्जी की जानकारी ब्रह्मांड के विस्तार की दर पर इसके प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता के माध्यम से आकाशगंगाओं तथा उनके समूह जैसे विस्तृत संरचनाओं के निर्माण के आधार पर इसके प्रभाव से लगाया जाता है। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण यानी देसी। देसी एक अनोखा उपकरण है जो एक बार दूरबीन पर फिट हो जाने पर एक ही समय में 5000 आकाशगंगाओं से प्रकाश ग्रहण कर सकता है। क्या है ये? जो देसी है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण है, एक अनोखा उपकरण जो एक बार दूरबीन पर फिट हो जाने पर एक ही समय में 5000 आकाशगंगाओं से प्रकाश ग्रहण कर सकता है। यह विश्व भर के संस्थानों में 9 से अधिक शोधकर्ताओं के सहयोग से बना है। भारत से TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एकमात्र भाग लेने वाला संस्थान है। शोधकर्ताओं ने अमेरिका के एरिजोना में मायाल 4 मीटर टेलीस्कोप पर स्थापित देसी का उपयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वे 60 लाख आकाशगंगाओं से प्रकाश को मापने में सक्षम हुए। हालांकि इनमें से कुछ 11 अरब वर्ष पहले तक मौजूद थी और इसका उपयोग ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत मानचित्र तैयार करने के लिए किया गया था। 134वीं डॉक्टर अंबेडकर जयंती चर्चा में आखिर क्यों है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा 14 अप्रैल 2024 को 134वीं डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई गई। BR अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदू व्यक्तिगत कानून में सुधार लाने के उद्देश्य से हिंदू कोड बिल में उनका कम ज्ञात योगदान अधिक न्यायसंगत समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को समझने में उतना ही महत्वपूर्ण है। हिंदू कोड बिल क्या था? नवगठित सरकार में कानून मंत्री के रूप में अम्बेडकर ने वर्ष 1950 में हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करना शुरू किया। यह हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करने का अम्बेडकर का प्रयास था, जो हिंदू कानून को संहिताबद्ध और आधुनिक बनाएगा, जिससे महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे। बिल का मसौदा तैयार करने से पहले अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण ग्रंथों और श्लोकों का अनुवाद करने के लिए संस्कृत विद्वानों को नियुक्त किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुधार हिंदू परंपरा में निहित थे। इस बिल को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के भीतर से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण नेहरू द्वारा इसके पारित होने में देरी हुई। अम्बेडकर के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद नेहरू ने पहल की और 4 अलग अलग बिलों का समर्थन किया, जिनमें हिंदू कोड बिल के समान सामग्री शामिल थी। ये बिल अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और साक्षरता संरक्षकता अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 अधिनियमित किए गए, जो हिंदू सुधार के लिए अम्बेडकर के दृष्टिकोण को साकार करते थे। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन DAF का गठन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
के संदेश और विचारधाराओं को प्रसारित करने के लिए किया गया था, जिसका लक्ष्य अखिल भारतीय पैमाने पर उनके दृष्टिकोण एवं विचारों को आगे बढ़ाना था। कर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत 1992 में स्थापित DAF, ठीक है, तो इस मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को संरक्षित एवं प्रचारित करने के लिए समर्पित स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। कर डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय व्यक्तिगत सामान, तस्वीरों, पत्रों और दस्तावेजों के संग्रह के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन, कार्य एवं योगदान को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं केरल में चमगादड़ों से जुड़े मिथक। कर हाल ही में केरल के शोधकर्ताओं ने चमगादड़ वर्गीकरण, ध्वनिकी और जैव भूगोल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मिथक, अंधविश्वास और कोविड-19 तथा निपाह वायरस संक्रमण जैसी जूनोटिक बीमारियों ने चमगादड़ों के बारे में नकारात्मक धारणा बनाई है। कर इस परियोजना का उद्देश्य उभरती जूनोटिक बीमारियों और चमगादड़ों की आबादी के सामने आने वाले खतरों से निपटना है, जिसमें निवास स्थान की हानि तथा फलों के चमगादड़ों के निवास स्थान का समाप्त होना शामिल है। कर केरल के शोधकर्ता भी वर्ष 1996 से चल रहे राष्ट्रीय चमगादड़ निगरानी कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। कर यह हमें चमगादड़ों के संरक्षण में सहायता के लिए आवश्यक जानकारी देता है। चमगादड़ भारत चमगादड़ों की 135 प्रजातियों का घर है। चमगादड़ रात्रिचर प्राणी होते हैं। चमगादड़ आमतौर पर फलों को खाते हैं, बीज फैलाव द्वारा परागण में मदद करते हैं, लेकिन कृषि को नुकसान भी पहुंचाते हैं और इसीलिए उन्हें कीट भी माना जाता है। कर अवैध शिकार, मांस की खपत, पारंपरिक दवाओं उपयोग, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और जैविक आक्रमण के कारण दुनिया भर में चमगादड़ों की आबादी में गिरावट आई है। भारत के 7वें बंदरगाह तक पहुंच। कर हाल ही में विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को म्यांमार के कलादान, ठीक है, नदी पर स्थित संपूर्ण 7वें बंदरगाह के संचालन को संभालने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। चाबहार बंदरगाह के बाद यह भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है। तो पहला विदेशी बंदरगाह चाबहार बंदरगाह है। कर IPGL बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। 7वें बंदरगाह म्यांमार के राखिन राज्य में स्थित 7वें बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है। कर यह एक गहरे जल वाला बंदरगाह है जो बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए बिजाग और कोलकाता से पूर्वोत्तर राज्यों तक कार्गो के माध्यम से पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी लाभ प्रदान करता है। कर इससे भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी यह चिकन नेक पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। कर इन 2 विदेशी बंदरगाहों यानी चाबहार और 7वें पर भारत का परिचालन नियंत्रण श्रीलंका में हवनटोटा, अफ्रीका में ज्योति आदि बंदरगाहों के साथ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का सामना करने के लिए भारत के समुद्री प्रभाव को मजबूत करेगा। आगे देखते हैं, मुंबई में कृत्रिम भित्तियों का निर्माण किया जा रहा है। कर समुद्री जीवन को बढ़ावा देने के लिए भारत की कृत्रिम भित्तियों की दूसरी स्थापना पहली हुई थी पुडुचेरी में, के बाद मुंबई की वर्ली कोडीवारा के पास की जा रही है। कर पुनर्नवीकरण कंक्रीट व स्टील से बनी 2010 रिफ इकाइयाँ 500 मीटर दूर तट पर स्थापित की गई हैं और एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत के संकेत दिखाने में 3 माह लगेंगे। कृत्रिम भित्तियाँ आखिर होती क्या है ये देखेंगे। कर ये मनुष्य द्वारा बायोरोक तकनीक के माध्यम से बनाई गई संरचनाएं हैं। तो ये तकनीक याद रखना है। और मीठे पानी या खारे पानी की वातावरण में समुद्र तल पर स्थापित की गई हैं। कर बायोरोक तकनीक का आविष्कार वुल्फ हिल्पटेज ने किया था। वुल्फ हिल्पटेज ने इस तकनीक में स्टील संरचना के पास रखे गए इलेक्ट्रोड का उपयोग करके जल के माध्यम से कम विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कर यह प्रवाह चुंबक की तरह काम करती है। घुले हुए खनिज, विशेष रूप से कैल्शियम और कार्बोनेट आयनों को आकर्षित करती है, जिससे प्राकृतिक प्रवाल भित्तियों के समान कैल्शियम कार्बोनेट परत बनती है। कर यह भित्तियाँ महत्वपूर्ण कठोर सतह का निर्माण करती है, जिनसे शैवाल, वर्णाकाल, प्रवाल और सीप खुद को मजबूती से जोड़ सकते हैं। कर यह भित्तियाँ मछलियों के लिए आवास बनाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करेंगी और मछली पकड़ने वाले स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करेंगी। तो आगे देखते हैं,
क्रायोजेनिक्स क्या होता है? क्रायोजेनिक्स को -153 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर पदार्थ के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। यह बेहद कम तापमान होता है जहां हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और वायु जैसी सामान्य गैसें भी अपनी तरल अवस्था में पहुंच जाती है। क्रायोजेनिक्स आमतौर पर क्रायोजेनिक तरल पदार्थों के रूप में हीलियम और नाइट्रोजन का उपयोग करता है, जो किसी पदार्थ को ठंडा करता है। नाइट्रोजन का क्वथनांक जो होता है माइनस ही होगा, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस, और हीलियम का क्वथनांक 269 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इन तापमानों के नीचे वे तरल होते हैं, इससे नीचे के तापमान में तरल हो जाते हैं। कर इन तरल पदार्थों को वैक्यूम फ्लास्क में संग्रहित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे लीक हो सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। क्रायोजेनिक्स का उपयोग कहाँ होता है? तो उदाहरण के लिए हाइड्रोजन सबसे अच्छा रॉकेट ईंधन में से एक है, लेकिन इसका उपयोग केवल तरल पदार्थ के रूप में किया जा सकता है, इसलिए इसे क्रायोजेनिक रूप से ठंडा करने की आवश्यकता होती है। क्रायोजेनिक हाइड्रोजन और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन पावर इसरो के LMV-3 रॉकेट का तीसरा चरण है। चिकित्सा उपकरण में उपयोग किए जाने वाले चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग उपकरण अपने चुंबकों के परिशीतन के लिए क्रायोजेनिक तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं, ठीक है। करीबा झील अलिनो चलिए इसमें का पेज से डिलीट हो गया, या फिर इसको हमने रीड नहीं किया, नहीं डिलीट हुआ होगा। चलिए, तो करीबा झील अलिनो सूखे के कारण करीबा झील का जल स्तर नाटकीय रूप से गिरा है। करीबा झील के बारे में। करीबा झील मध्य अमेरिका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1955 और 1959 के बीच चावेंजी नदी बेसिन पर बांध बनाकर किया गया था। 280 किलोमीटर लंबी करीबा झील करीबा बांध का हिस्सा है। करीबा झील दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी झील है। गौरतलब है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। करीबा डैम के बारे में। यह बांध जाम्बिया, राजधानी लुसाका, ठीक है, यह बांध जाम्बिया की राजधानी लुसाका और जिम्बाब्वे राजधानी हरारे दोनों देशों को जल विद्युत शक्ति प्रदान करता है। यह झील मत्स्य पालन, संरक्षण, पर्यटन और मनोरंजन का भी समर्थन करता है। करीबा झील एक धार्मिक स्थल भी है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह उनके पूर्वजों और नदी देवता न्यामिन्यामी को आश्रय देता है। चलिए आगे देखते हैं। मुरिया जनजाति एवं मुकाडा। वामपंथी चरमपंथियों और राज्य प्रायोजित सलवा जुडूम के बीच संघर्ष के दौरान मुड़िया आदिवासी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से बड़ी संख्या में पलायन कर आंध्र प्रदेश के आरक्षित जंगलों में बस गए थे, ठीक है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षित पेयजल एवं सामाजिक कल्याण लाभों तक सीमित पहुंच के कारण वे पुनः विस्थापन के लिए मजबूर हैं। तो मुरिया जनजाति के बारे में देखेंगे। निवास स्थान जो मेनली है, चलिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश, विशेषकर नक्सल प्रभावित लाल गलियारे में। उपजातियाँ राजा मुरिया, घोंटुल व झोरिया मुरिया। बोली व भाषा जो है गोंडी या हल्बी। यहाँ गुट्टी कोया क्या है? छत्तीसगढ़ में विस्थापित मुरिया बस्तियों के लिए आंध्र प्रदेश की मूल जनजातियों द्वारा संबोधन में प्रयुक्त शब्द, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से जो विस्थापित होकर आंध्र प्रदेश चले गए हैं, तो आंध्र प्रदेश की जो वहाँ लोकल लोग हैं, इनको क्या कहते हैं? गुट्टी कोया। वही लिख कर आया कर गुट्टी कोया को छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, किंतु विस्थापित राज्यों में इन्हें ST का दर्जा प्राप्त नहीं है। लोक नृत्य सरहुल। चैत्र मास की पूर्णिमा रात को विशेष रूप से आयोजित यह नृत्य एक प्रकार से प्रकृति पूजा का आदि स्वरूप है। घोटुल है मुरिया युवाओं में उनकी कामुकता को समझने के उद्देश्य से एक वातावरण तैयार करने के लिए क्यूमन या शयनगृह। यह विवाह एवं संपूर्ण जीवन के प्रति मुरिया जनजाति के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश के उस क्षेत्र में जहां मुरिया ने अपनी बस्तियां बनाई हैं, वहां मूल रूप से कोया एवं कोंडा रेडी जनजाति निवास करती है। यह द्रविड़ भाषा परिवार की कोया बोली का प्रयोग करते हैं। सलवा जुडूम क्या होता है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों से निपटने के लिए राज्य प्रायोजित सलवा जुडूम अभियान
की शुरुआत की थी। करह जनजातीय भाषा गोंडी में सलवा जुडुम का अर्थ शांति मिशन होता है। इसका उद्देश्य राज्य में नक्सली हिंसा को रोककर शांति स्थापित करना था। इस अभियान की शुरुआत जून 2005 में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने की थी। करनंदनी सुंदर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य यानी जुलाई 2011 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सलवा जुडुम को असंवैधानिक घोषित किया और छत्तीसगढ़ सरकार को इसे तुरंत भंग करने का आदेश दिया था। बुकाडा के बारे में करमुड़िया जनजाति की परंपरा के अनुसार पिता अपने नवजात शिशु के लिए बांस का पालना बुनता है, जो पिता व बच्चे दोनों के लिए जीवन भर की स्मृति होती है। बच्चे के जन्म के बाद पिता वस्तुतः जंगल से बांस लाकर अपने हाथों से पालना बनाता है। गोंड भाषा में इस पालने को बुकाडा कहा जाता है। स्तनपान की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को इसी पालने में रखने की परंपरा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका अपने पालने के साथ एक संबंध विकसित हो जाता है। कर लैंगिक विभेद के बिना प्रत्येक बच्चे को उसके पिता उपहार में बुकाडा देते हैं। घर में बुकाडा की संख्या उस परिवार में जन्मे बच्चों की कुल संख्या को दर्शाती है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में कुछ देखेंगे। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका वजन 14.5 किलो और लंबाई जो है 4.3 फीट है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक है। कर इस मिसाइल में टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है। कर अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच वाले वाहनों को भेज सकता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास विंग है। इसका गठन वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को मिलाकर किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ भारतीय सेना को सशक्त बनाना है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस, टू प्रॉमिस नहीं, ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल दागकर इजराइल पर हमला किया। ईरानी सेना ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया है। ईरान ने इस हमले को 1 अप्रैल को सीरिया में इजराइल द्वारा उसके वाणिज्यिक दूतावास पर हमले की जवाबी कार्रवाई बताया है। इस हमले में ईरान के साथ 7 अधिकारियों की मौत हो गई थी। ईरान ने इस हमले में इजराइल के खुफिया केंद्र और हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। इसी हवाई अड्डे से इजराइल के F-35 जेट ने दमिश्क वाणिज्यिक दूतावास पर हमला करने के लिए उड़ान भरी थी। इजराइल के अनुसार उसने ईरान की तरफ से दागे गए 99% मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाने पर पहुंचने से पहले गिरा दिया। ईरानी सेना के अनुसार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सफलतापूर्वक पूरा हुआ और इसने अपने सभी उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। अब हम देखेंगे इस पर बेस्ट क्यूज। तो आइए देखते हैं पहला क्यूज आखिर क्या है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन हैं और उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। तो चरमौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए भारत पड़ोसी देशों और छोटे द्वीपीय देशों को पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की सभी के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली पहल के साथ सामंजस्य बिठाते हुए मानव जीवन व संपत्ति के नुकसान को कम करना है। तो यहाँ पे ये कथन तो देखे थे और उसका यहाँ पे ये व्याख्या भी तो कर ही पा रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं आखिर क्या है। ब्रह्मांड के मूलभूत घटक क्या है? सामान्य या दृश्यमान पदार्थ, तो ये तो था डार्क मैटर था, डार्क एनर्जी था, सबका अपना परसेंट था। ये कितना था 5%, ये 27% और ये 68% था। ठीक है, तो सभी इसमें शामिल है डी। ठीक है, चलिए सेतुवे बंदरगाह किस नदी पर है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कलादान या गंगा? तो ध्यान देना म्यांमार की कलादान नदी पे, बाकी नदियां यहाँ पे भारत की नदियां हैं, तो ये भी ध्यान देना है। ऑप्शन सी सेतुवे बंदरगाह कलादान नदी पे है, वो भी म्यांमार के। क्रायोजेनिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रायोजेनिक्स यहाँ पे कितने कथन सत्य है बताना है। क्रायोजेनिक्स को -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर
पदार्थ विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। तो हमने जहाँ तक देखा वो 153 डिग्री था, ठीक है, तो इस कारण से ये गलत है। कराई या बेहद कम तापमान होता है जहाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और वायु जैसी सामान्य गैसें भी अपनी तरल अवस्था में पहुँच जाती है, तो ये सही है। करा चिकित्सा उपकरण में उपयोग किए जाने वाले चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी MRI उपकरण अपने चुंबकों के प्रशीतन के लिए क्रायोजेनिक तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही हो रहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करीवा झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो सूखे के कारण करीवा झील का जलस्तर नाटकीय रूप से गिर गया है, तो ये तो हमने देखा था ना। करीवा झील मध्य अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है, तो ये भी हमने देखा था। कितने कथन सत्य बताना है। करीवा झील दुनिया की प्रथम सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, तो हमने देखा था चौथी सबसे बड़ी निर्मित झील है, और ये अफ्रीका का दूसरा है। पहला कौन था? विक्टोरिया था। ये कुछ था वो ध्यान देना है। तो तीसरा गलत है, बाकी 2 तो सही था, तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बताना है, लेकिन आर्टिकल में ही है। 14 अप्रैल 2024 को डॉक्टर अम्बेडकर की कौन सी जयंती बनाई गई है? यहाँ पे सारे ऑप्शन में जो भी सही है आपको कमेंट में बताना है। ये आप देख सकते हैं कि हाल ही में ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दागकर इजराइल पर हमला किया। ईरानी सेना ने इस हमले को नाम दिया है, तो क्या नाम दिया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अभी हमने इसको पढ़ा है, इसको भी आपको कमेंट में बताना है। तो आज का हमने आर्टिकल देख लिया, उस पर बेस्ट क्यूज देख लिया। तो